Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my third lecture for the students of BSCS 6th semester. Today I'm going to discuss the topic paragraph writing. Students, आज के इस लेक्चर में हम पैराग्राफ राइटिंग से मुतालिक पढ़ेंगे. पैराग्राफ राइटिंग एक काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है. इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको समझा दूंगा. तो आइए अल्लाह के नाम से अपना आज के काम का आगाज़ करते हैं. सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग की दो डेफिनेशंस हैं. द वर्ड पैराग्राफ इज़ अ नाउन फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू. It is a distinct section of a piece of writing, usually dealing with a single theme and indicated by a new line, indentation or numbering. तो कहा गया कि पैराग्राफ क्या है. ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक नाउन है और ये किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में एक वाज़े हिस्सा होता है. इसे एक नई लाइन से शुरू किया जाता है, इसको इंडेंट किया जाता है, बाज़ वक़्त इसके साथ नंबर भी लगाया जाता है. इसी की एक दूसरी डेफिनेशन, पैराग्राफ की एक दूसरी डेफिनेशन है, अ पैराग्राफ इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ डिस्कोर्स इन विच डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आइडिया. यानी पैराग्राफ में एक ख़ास आइडिया को डिस्कस किया जाता है. अ पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ multiple sentences. Paragraphs are used to organize long prose. किसी लॉन्ग प्रोज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए उसको पैराग्राफ्स की सूरत में तकसीम कर दिया जाता है और एक पैराग्राफ में एक से ज़ायद सेंटेंसेस होते हैं. अब ये दोनों डेफिनेशंस मैंने किसी एक वेबसाइट से हासिल की हैं और उसका लिंक आपकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया और साथ में लिखा नोट दिस लिंक इज़ फॉर डेफिनेशन नंबर 1 एंड डेफिनेशन नंबर 2. यानी दोनों डेफिनेशन एक ही लिंक से, एक ही सोर्स से हासिल की गई हैं. अ गुड पैराग्राफ शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स. इसके बाद क्या है कि एक अच्छे पैराग्राफ में मंदरजा झैल पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 है जी टॉपिक सेंटेंस. अ टॉपिक सेंटेंस इज फर्स्ट सेंटेंस जी. अ गुड पैराग्राफ शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स. अगली बात हम पढ़ रहे थे कि एक अच्छे पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं. पहले है जी टॉपिक सेंटेंस. अ टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. द टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ. A good topic sentence should be comprehensive enough to explain the subject matter. It should be neither too short nor too long. तो कहा गया जी पैराग्राफ का पहला फिक्रा टॉपिक सेंटेंस कहलाता है और ये जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ये पूरे पैराग्राफ का एक अक्स पेश करता है. हमें टॉपिक सेंटेंस पढ़कर पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में आगे क्या बात होगी. लिहाजा कहा गया कि टॉपिक सेंटेंस ना तो बहुत लॉन्ग होना चाहिए ना ही बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बस रीजनेबल लेंथ होनी चाहिए इसकी. उसके बाद है सपोर्टिंग सेंटेंसेस. The supporting sentences of a paragraph are the sentences between the topic sentence and the concluding sentence. The supporting sentences support the topic sentence and explain the point of the paragraph. Supporting sentences क्या है? पहले सेंटेंस के लिखने के बाद आगे जितनी भी तफसील होती है पैराग्राफ में, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सबको supporting sentences कहा जाता है. स्टार्टिंग सेंटेंस में यानी टॉपिक सेंटेंस में जो टॉपिक बयान किया गया था, सपोर्टिंग पैराग्राफ्स उसको सपोर्टिंग सेंटेंसेस उसको एक्सप्लेन करते हैं. एक पैराग्राफ के अंदर जो एक खास टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना इन सेंटेंसेस का काम होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस का काम होता है. और पैराग्राफ का आखिरी फिक्रा
कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाता है। द कंक्लूडिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ। It ends the paragraph and leads the reader to the next paragraph if required. तो concluding sentence क्या करता है, ये statement को ख़त्म करता है, paragraph को ख़त्म करता है। इस पैराग्राफ में जो भी कोई टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था उसका नतीजा अखज़ करता है और ये अगले पैराग्राफ की तरफ हमें रहनुमाई भी करता है। तो ये तो हुए तीन मुख्तलिफ हिस्से पैराग्राफ के। टॉपिक सेंटेंस या स्टार्टिंग सेंटेंस है, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि आखिर पे होता है। उसके बाद अदर फीचर्स ऑफ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की और क्या फीचर होते हैं यानी उसके क्या पहलू हैं। A good paragraph contains many elements. A few of them have been mentioned below for the convenience of the reader. तो कहा गया कि पैराग्राफ में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनमें से कुछ खास आपके लिए पेश किए गए हैं। तो पहले है जी यूनिटी एंड कोहेरेंस। एक पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। यूनिटी एंड कोहेरेंस आर द ब्यूटी ऑफ अ पैराग्राफ। Ideas and events in a paragraph should be logically connected with one another. कहा गया कि यूनिटी और कोहेरेंस क्या है, वो एक पैराग्राफ में उसकी खूबसूरती है, उसकी जान है। Ideas and events in a paragraph should be logically connected with one another. और आइडियाज एक दूसरे के साथ लॉजिकली मिले हुए होने चाहिए। Furthermore, their order should be such as should not misguide and confuse the reader. और उनमें तरतीब, उनमें नज़्म व ज़ब्त ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले को मिसगाइड ना करे। Transitions should be used from one sentence to the next that connect the ideas and concepts. इसके बाद ट्रांजिशन की टेक्निक इस्तेमाल होनी चाहिए, हर एक फिक्रा दूसरे फिक्रे की तरफ रहनुमाई करे उस तरह और इस तरह से आइडियाज में एक कॉन्टेक्ट बना रहे। ट्रांजिशन क्या है जी? ट्रांसफर यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ ट्रांसफर होना, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ शिफ्ट होना, ये ट्रांजिशन कहलाता है। उसके बाद एडिक्वेट डेवलपमेंट, पैराग्राफ की डेवलपमेंट यानी पैराग्राफ को तकमील तक ले जाना, इसमें एडिक्वेसी होनी चाहिए, प्रॉपर अंदाज होना चाहिए। द पैराग्राफ शुड बी वेल डेवलप्ड, द रीडर शुड नॉट बी लेफ्ट वांटिंग मोर इंफॉर्मेशन, यानी पैराग्राफ को इस तरह से डेवलप किया जाए, इस तरह से अंजाम की तरफ ले जाया जाए कि पैराग्राफ पढ़ने के साथ साथ पढ़ने वाले के तमाम सवालों के जवाब हल होते जाए, तमाम सवालों के जवाब उसको मिलते चले जाएं और पैराग्राफ के अख्ताम पर पढ़ने वाले को कोई तिश्नगी ना रह जाए कि मुझे फलां बात तो समझ नहीं आई। द पैराग्राफ शुड इंक्लूड इनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट्स टॉपिक सेंटेंस, और पैराग्राफ में कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ शहादतें, कुछ सबूत भी होने चाहिए जो कि टॉपिक सेंटेंस को साबित करें कि जो कुछ टॉपिक सेंटेंस में कहा गया था आगे उसकी डिटेल है और डिटेल सॉलिड है, डिटेल के साथ सबूत मौजूद हैं। उसके बाद ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन लफ्ज़ ट्रांसफर से है यानी आगे ले जाना, ट्रांसफर कर देना, मुंतकिल करना, आगे मुंतकिल करना। Good paragraph has transitions between preceding and proceeding paragraph. एक अच्छे पैराग्राफ में ये क्वालिटी होती है कि ये पिछले वाले पैराग्राफ से और आगे आने वाले पैराग्राफ से मुंसलिक होता है। These transitions are logical and verbal, और ये जो ट्रांजिशन है ये लॉजिकल मंतकी भी होती है और ये वर्बल भी होती है, लफ्जों से भी इसका ताल्लुक होता है। One paragraph should logically follow the next, और हर एक पैराग्राफ में सेंटेंसेस इस तरह के हों, बात को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए कि मंतकी अंदाज में लॉजिकली एक पैराग्राफ अगले वाले पैराग्राफ के साथ इन टच हो। द आइडियाज इन अ बॉडी ऑफ वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, द आइडियाज इन अ बॉडी ऑफ वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो ईच पैराग्राफ ट्रांजिशंस वेल टू द नेक्स्ट। और यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ बॉडी ऑफ वर्क, बॉडी ऑफ वर्क का मतलब पैराग्राफ ही है, इसके इस्तेमाल से कंफ्यूज ना होइएगा।
पैराग्राफ को अब की बार बॉडी ऑफ वर्क कहा गया है। मैं इसको इस तरह से पढ़ देता हूं। द आइडियाज इन अ पैराग्राफ शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो, एक पैराग्राफ में आइडियाज को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरह से तरतीब दी जाए, यूं अरेंज किया जाए कि ईच पैराग्राफ ट्रांजिशंस वेल टू द नेक्स्ट, के हर एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ की तरफ बात को ट्रांसफर करता हुआ महसूस हो। वर्बल ट्रांजिशंस विद इन एंड बिटवीन पैराग्राफ्स हेल्प द रीडर, और जो वर्बल ट्रांजिशंस होती हैं एक पैराग्राफ के अंदर ही एक से दूसरे सेंटेंस को आपस में मिलाने के लिए, और दो पैराग्राफ्स के दरमियान जो वर्बल ट्रांजिशंस होती हैं उससे रीडर को हेल्प मिलती है किस चीज में, मूव थ्रू द पीस ऑफ राइटिंग, कि वो इस पीस ऑफ राइटिंग में इस पैराग्राफ में आगे की तरफ मूव करता चला जाए, एक के बाद एक सेंटेंस को पढ़ता चला जाए। अगर ट्रांजिशन नहीं होगी, फ्लो नहीं होगा, बहाव नहीं होगा, तो पैराग्राफ पढ़ने वाले की तवज्जो हट जाएगी। अगली बात आ जाती लेंथ ऑफ पैराग्राफ। देयर इज नो सेट लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ शुड बी लॉन्ग इनफ। इसमें टू नहीं है जनाब, ये इट इज समथिंग एक्स्ट्रा। शुड बी लॉन्ग इनफ टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन द आइडियाज थॉरोली। कहा कि एक पैराग्राफ बस इतना तवील होना चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर जो थॉट्स, जो आइडियाज थे, जो टॉपिक था या जो सब्जेक्ट था, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाए। रिसर्च पेपर्स कॉल फॉर पैराग्राफ 10 सेंटेंसेस और लॉन्ग। हाँ, रिसर्च पेपर की डिमांड होती है कि कोई भी एक पैराग्राफ एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस या उससे ज्यादा का हो, 10 सेंटेंसेस से कम ना हो, लेकिन ये फर्ज नहीं है। रिसर्च पैराग्राफ्स में इस चीज की डिमांड की जाती है, इस चीज को पसंद किया जाता है, ये बात पसंदीदा है कि आपका कोई भी एक पैराग्राफ कम से कम 10 सेंटेंसेस का हो, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 8 या 7 सेंटेंसेस का पैराग्राफ ना हो। ये बात सिर्फ पसंदीदा है, फर्ज नहीं है, लाजमी नहीं है। अनफोकस्ड पैराग्राफ। ओके, अब इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं जी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं। इस हेडिंग को टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया है और बोल्ड भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा है कि इस से आगे यानी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ की जब हम बात करते हैं तो अब हमारे इस टॉपिक का सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मैं उसका एक खुलासा बयान कर देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने पैराग्राफ की 2 डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि पैराग्राफ के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंस है और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इसके अलावा पैराग्राफ के कुछ फीचर्स, कुछ क्वालिटीज हमने पढ़ी थी। एक अच्छे पैराग्राफ की क्वालिटी है कि उसमें यूनिटी और कोहेरेंस होता है, एडिकेट डेवलपमेंट होती है, ट्रांजिशन होती है, इसकी एक लेंथ, एक मुनासिब लेंथ होती है। ये तो होगी पैराग्राफ की क्वालिटीज या फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस। अब हम पैराग्राफ्स की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको हैरानगी होगी कि पैराग्राफ तो चंद लाइनों का मजमुआ होता है। पैराग्राफ तो भाई पैराग्राफ होता है। किसी तहरीर में, किसी मजमून में, किसी अफसाने में पहले, दूसरे या 10वें नंबर पर हो। इसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं? तो आइए पढ़कर देखते हैं कि पैराग्राफ्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अनफोकस्ड पैराग्राफ। अनफोकस्ड पैराग्राफ इज वन विच इज नॉट एडजस्टेड टू अ फोकस। एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें टॉपिक को या टारगेट को फोकस नहीं किया गया। एक मौजू शुरू तो किया गया लेकिन उस मौजू का अंजाम नहीं आया उस पैराग्राफ में,
बातें बिखरी हुई थी, आइडियाज बिखरे हुए थे, ऐसा पैराग्राफ अनफोकस्ड पैराग्राफ कहलाता है। इट इज नॉट कंसंट्रेटेड टू वन पॉइंट, यानी इस पैराग्राफ में किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेशन नहीं होती। ये पैराग्राफ पॉइंट्स बदलता रहता है, टॉपिक्स बदलता रहता है और कोई एक टॉपिक भी तसल्ली से खत्म नहीं किया जाता। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनफोकस्ड पैराग्राफ। नीचे की एग्जांपल लिखिए जी, एक पैराग्राफ है जो कि अनफोकस्ड है, इसमें जो भी कोई आइडिया बयान किया गया था, जो भी कोई सब्जेक्ट था, उसको बड़े बेहंगम अंदाज में, टूटे फूटे अंदाज में बयान किया गया है। ये चूंकि पहली एग्जांपल है, आगे बहुत सी एग्जांपल्स आएंगी, तो मैं इस एक एग्जांपल को आपकी आसानी के लिए पढ़ रहा हूं। अगली एग्जांपल्स मैं स्किप कर दूंगा, अदरवाइज ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकेगा। When I first brought my cat home for the Humane Society, she was a mangy, pitiful animal. Pitiful, काबिल तरस. It cost a lot to adopt her, $40. And then I had to buy a litter box. Litter box, food and dishes for her to eat out of. Okay. अब इन 2.5 लाइंस में 2.5 लाइनें मैंने पढ़ी, इसमें हम देखते हैं कि बातों में रिदम नहीं है। मिसाल के तौर पर सेकंड लाइन शुरू होती है कि इट कॉस्ट अ लॉट टू अडॉप्ट हर, बड़ा खर्च हुआ, $40 खर्च हुए। जनाब ये सेंटेंस यूं भी तो लिखा जा सकता था कि इट कॉस्ट मी $40 टू अडॉप्ट हर एंड देन आई हैड टू बाय लिटर। फुल स्टॉप के बाद एंड लगाना गलत होता है। फिर मुझे एक लिटर बॉक्स, buy a litter box, food and dishes for her to eat out. 2 days after she came home with me, she got taken to the pond by the animal warden. There is a leash law for cats in Fort Collins. If they are not in your yard, they have to be on a leash. Anyway, my cat is my best friend. I'm glad I got her. She sleeps under the covers with me when it is cold. Okay, ये जो सेंटेंस है सेकंड लाइन वाला, anyway my cat is my best friend, I'm glad to get her, ये क्लोजिंग सेंटेंस होता है जी। इसको लास्ट पे होना चाहिए था, यहाँ पर फिक्रा, यहाँ पर पैराग्राफ खत्म होना चाहिए था। तो ये है जनाब अनफोकस्ड पैराग्राफ की एग्जांपल। एनीवे मैं इसको पढ़ रहा हूँ सारे को। समटाइम्स शी मोज अ लॉट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वेक्स मी अप दो, मुझे जगा देते। लफ्ज दो के बाद फुल स्टॉप नहीं आता, दो का मतलब होता है अगरचे, तो इस लफ्ज दो से आगे बात चलती है। ये एक वीक एग्जांपल थी एक पैराग्राफ की, अनफोकस पैराग्राफ की। आगे आ जाते हैं जी, फोकस पैराग्राफ क्या होता है। फोकस पैराग्राफ इज वन विच इज adjusted to a focus, it is concentrated to one point. Following is an example of focus paragraph. अब focus paragraph क्या है, जो कि एक फोकस पर एडजस्ट होता है, कंसंट्रेट करता है एक पॉइंट पर। और आगे इसकी एक एग्जांपल हमारे लिए है, व्हेन आई फर्स्ट brought my cat home for the Humane Society, she was a mangy, pitiful animal. She was so thin that you could count her vertebrate just by looking at her. Okay. Apparently, she was declared by her previous owners, then abandoned or lost. Since she could not hurt, she nearly starved. हाँ, since she could not hunt, जो कोई शिकार नहीं कर सकती थी. Not only that, but she had an abscess on one hip. Abscess on one hip. The vest at the Humane Society had the vets at the Humane Society had drained it, but it was still scabby and without fur. She had a terrible cold too. She was sneezing and sniffing, and her mew was just a hoarse squeak. And she had lost half her tail somewhere. Instead of tapering gracefully, it had a bony lobe at the end. तो जनाब इस पैराग्राफ में स्टेप बाय स्टेप इस कैट का
हुलिया बयान किया गया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस बयान की गई है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल इसलिए है कि इसमें फोकस था फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैट। तो इसमें सारे सेंटेंसेस उसकी फिजिकल अपीयरेंस से मुतल्लिक है। कहा गया कि वो इतनी कमजोर थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी को गिना जा सकता था, इसकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को गिना जा सकता था, उसके जिस्म पर फर नहीं थी, उसकी दुम नहीं थी। सब कुछ एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, जबकि ऊपर वाले पैराग्राफ में सीक्वेंस नहीं था, सीक्वेंस टूटा हुआ था। ये होता है वेल फोकस्ड पैराग्राफ। सो अच्छा जी, नेक्स्ट है इनकोहेरेंट पैराग्राफ। एन इनकोहेरेंट टेक्स्ट इज वन दैट लैक्स यूनिटी। इनकोहेरेंट क्या है? जिसमें आइडियाज में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। इन सच पैराग्राफ देयर इज नो सीक्वेंस इन इवेंट्स। सेंटेंसेस आर ब्रोकन एंड कॉन्वे नो मीनिंग। सेंटेंसेस टूटे हुए हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। व्हेन वी रीड एन इनकोहेरेंट पैराग्राफ वी गेट कन्फ्यूज्ड। तो जैसे ही हम कोई इनकोहेरेंट पैराग्राफ पढ़ते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ्स रिप्रेजेंट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स ऑफ कोहेरेंस। अच्छा, अब इसकी भी एग्जांपल्स हैं जी। वीक एग्जांपल है, ओके, ये भी मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। फॉर मी द वर्स्ट थिंग अबाउट वेटिंग tables is the uniform. All the waitress फीमेल वेटर को कहते हैं किसी होटल में काम करने वाली फीमेल वेटर, had to wear this ugly brown long shirt. The shirts were polyester. Sometimes someone you know comes in. Now I have a job in an office. अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि बात की समझ नहीं आती, सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उनमें कोहेरेंस नहीं है, रिदम नहीं है। और इसी के अगेंस्ट हम इसकी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर मी द वर्स्ट थिंग अबाउट वेटिंग टेबल्स वाज द यूनिफॉर्म एट द लास्ट प्लेस आई वर्कड. All the waitresses had to wear an ugly brown long shirt. With it, we had to wear an even uglier brown shoes. Sometimes someone I knew would come in and I would feel embarrassed. हाँ जी, लफ्ज embarrassed यहाँ पर है, ऊपर वाले पैराग्राफ में नहीं था। By my uniform. Now I have a job in an office where I can wear my own clothes. Okay. तो पैराग्राफ में कहा यह गया था कि एक खातून कहती है कि मैं एज अ वेट्रेस किसी होटल में काम करती थी। वहां पर असूल था कि हमें एक ब्राउन कलर की लॉन्ग शर्ट पहनना थी, साथ में ब्राउन शूज पहनना थे। ये मुझे अगली दिखता था क्योंकि वो जो शर्ट थी वो पोलिएस्टर की बनी हुई थी, बड़ी बदनुमा सी दिखती थी। अगर कोई मेरा जानने वाला उस होटल में आ जाता तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुआ करती थी। लेकिन अब मैं जिस जगह पर जॉब कर रही हूँ वहां पर मैं अपनी मर्जी का लिबास पहन सकती हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है उसमें सारे फिक्रात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें रिदम है, कोहेरेंस है। जबकि वीक एग्जांपल में ये कुछ नहीं था। पुअरली डेवलप्ड पैराग्राफ। अच्छा, जब पुअरली डेवलप्ड पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ इज पुअरली डेवलप्ड व्हेन इट डज नॉट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। पुअरली डेवलप्ड पैराग्राफ वो है कि जिसमें स्पोर्टिंग सेंटेंसेस टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं करते। टॉपिक सेंटेंस में एक टॉपिक तो दे दिया गया, एक आइडिया तो दे दिया गया, लेकिन उस आइडिया की तफसील क्या है, उसका उतार चढ़ाव क्या है, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, जब ये नहीं होते तो वो पैराग्राफ पुअरली डेवलप्ड पैराग्राफ है। इफ द रीडर इज लेफ्ट विद क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिक्वेटली डेवलप्ड। यानी पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी अगर पढ़ने वाले के जहन में सवाल रह जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो फिर वो जो पैराग्राफ है वो पुअरली डेवलप्ड पैराग्राफ है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स एंड द इफेक्टिव सपोर्ट ऑफ the rules of grammar and punctuation and a systematic development of ideas are important. लो जनाब, बहुत सी बातें कि इस एक सेंटेंस में शामिल की गई कि एक तो आपके वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, सपोर्ट ऑफ ग्रामर होनी चाहिए, पंक्चुएशन रूल्स अच्छे होने चाहिए, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज होना चाहिए, आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाए। आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रिटन पैराग्राफ एंड इजी। ये एक अच्छे पैराग्राफ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको मिला के, इनको शामिल करके पैराग्राफ की डेवलपमेंट को कामयाब बनाया जा सकता है। Below is an example of a poorly developed paragraph and an example of a
प्रॉपरली डेवलप्ड पैराग्राफ। अब एक बार फिर से इन दोनों की एक एक एग्जांपल है, एक बैड एग्जांपल है, एक गुड एग्जांपल है। इसको मैं नहीं पढ़ रहा बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, स्पेशल पर्पस पैराग्राफ। ओके, अब इसमें भी आपको हैरानगी होगी कि भाई पैराग्राफ तो पैराग्राफ होता है, किसी पैराग्राफ का स्पेशल पर्पस क्या हो सकता है। जी हाँ, किसी लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग में, किसी लंबी तहरीर में, जैसे कोई बहुत लॉन्ग ऐसे है, कोई आर्टिकल है, कोई अफसाना है, इसमें कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जो कि एक खास पर्पस के तहत लिखे जाते हैं, उनको स्पेशल पर्पस पैराग्राफ्स कहा जाता है। तो आइए स्पेशल पर्पस पैराग्राफ्स को स्टडी करते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं। द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऐसे एंड पेपर्स इज द पैराग्राफ। कहा गया कि किसी मजमून को लिखने के लिए, किसी पेपर को लिखने के लिए, पेपर्स मतलब रिसर्च पेपर है जी, इसके लिए पैराग्राफ्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको आप ईंट ब्रिक से तस्वुर कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं। कोई तवील तहरीर लिखने के लिए हमें पैराग्राफ्स की जरूरत होती है। एज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग अ पेपर। जैसे कि घर की तामीर में मुख्तलिफ तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से एक लंबी तहरीर को बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के पैराग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं। द टिपिकल पैराग्राफ फाउंड इन एन ऐसे इज द मेन पैराग्राफ। और एक आम जो मिसाली पैराग्राफ होता है उसको मेन पैराग्राफ कहा जाता है। बट देयर आर ऑल्सो 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। लेकिन किसी भी लंबी तहरीर में मेन पैराग्राफ के अलावा भी 3 तरह के पैराग्राफ होते हैं दैट आर इसेंशियल टू राइटिंग एन इफेक्टिव ऐसे, जो कि एक इफेक्टिव ऐसे को लिखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दीज आर द इंट्रोडक्टरी, ट्रांजिशनल एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें शामिल है जी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ट्रांजिशनल पैराग्राफ होता है एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है, इसको पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द पेपर थीसिस टू द रीडर। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पूरे पेपर का थीसिस, उसका खुलासा, उसका निचोड़ हमारे सामने पेश करता है। यानी पूरे मजमून को लिखने का मकसद क्या है, लिखने वाला हम तक मैसेज क्या कॉन्वे करना चाहता था, उसने नतीजा क्या अखज किया, उसको थीसिस बोलते हैं और वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होता है। दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ इज यूज्ड नॉट ओनली टू प्रेजेंट द टॉपिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेपर। इसमें ना सिर्फ टॉपिक सेंटेंस होता है, सॉरी पूरे पेपर का टॉपिक होता है, बल्कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि आप अपने पेपर में कौन कौन से आइडियाज शामिल करेंगे, किस तरतीब से शामिल करेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हो जाता है। बट ऑल्सो टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, और इसके साथ ही साथ रीडर की अटेंशन, तवज्जो हासिल करना भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का काम है। अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही लिखा गया है, इसमें अट्रैक्शन है, कशिश है, तो इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद रीडर पूरा मजमून, पूरी तहरीर पढ़ने पर आमादा हो जाता है। अदरवाइज वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बाकी की तहरीर छोड़ देता है, क्योंकि उसके जहन में ख्याल आता है कि अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इतना पुअरली कंस्ट्रक्टेड है और इसमें फोकस नहीं है तो आगे क्या होगा। When writing the introduction, it is probably best to use the funnel or general to specific method. यानी पहले जनरल बात करें फिर खास की तरफ जाएं। This method begins with a very broad general topic. For example, cars. मिसाल के तौर पर कोई शख्स गाड़ियों से मुतल्लिक एक तवील मजमून लिखने लगा है जिसमें गाड़ियों का जिक्र होगा, उनके खड़े होने की पोर्ट्स या गिराज का जिक्र होगा, उनके एक्सपेंसेस का जिक्र होगा, उनकी कीमतों का, उनके डिज़ाइन या मॉडल्स का भी जिक्र हो सकता है। तो बेहतर है कि लफ्ज़ कार्स से फिक्र शुरू किया जाए, क्योंकि जब आप कार का जिक्र करते हैं तो फिर कार से मुतल्लिक सारे अप्स एंड डाउन्स हमारे जहन में आ जाते हैं। द थीसिस स्टेटमेंट इज मोस्ट कॉमनली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। और जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, यानी जिसमें सारे पैराग्राफ का लुबे लुबाब, उसका खुलासा होता है,
वो आमतौर पर पैराग्राफ के आखिरी वाला फिक्रा होता है. There are also three other common elements that are utilized to open the introductory paragraph. इसके बाद कहा गया कि introductory paragraph को शुरू करने के तीन तरीके हो सकते हैं. एक है जी factual information, आप हकीकत वाली तहरीर लिखें, यानी जो हकीकत है उसको आगाज में ही जिक्र कर दे. द राइटर opens his or her paragraph by giving a list of facts that will eventually lead to his or her thesis, यानी उन बातों की, उन पॉइंट्स की एक लिस्ट बना दे जो कि आगे चलकर पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाली है. मिसाल के तौर पर गैसोलीन कार सेल्स हैव बीन प्लूमेटिंग. दूसरा एनेक्डोट, किस्सा कहानी, इसका मतलब होता है द राइटर ओपन्स द पैराग्राफ विद अ स्टोरी दैट रिलेट्स टू द थीसिस. आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप एडमायरिंग माय फादर्स कलेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स. कहा गया कि दूसरा तरीकेकार ये है कि आप अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू करें तो इसको एक कहानी वाले अंदाज में शुरू करें, गोया कि आप पुराने ज़माने की किसी वाक्य का जिक्र कर रहे हैं, किसी कहानी का जिक्र कर रहे हैं. और ये तरीक़ेकार ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहलाता है, यानी पढ़ने वाले के जहन को तैयार करना कि वो आपके टॉपिक में दिलचस्पी ले. और लास्ट है जी कोटेशन. द राइटर बिल्ड्स द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अराउंड एन एप्लीकेबल कोटेशन. इसमें आप किसी शख्स का कॉल शामिल कर सकते हैं, किसी बड़े या फिलोसोफर टाइप के शख्स के कॉल से भी आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं. The next, here is an example of an introductory paragraph written with the funnel method. इस introductory paragraph की example मैं नहीं पढ़ रहा, it will be too late. Example आप खुद पढ़ेंगे. Next है जी transitional paragraph. अब हम पढ़ेंगे transitional paragraph कौन सा होता है, किस तरह का होता है. The transitional paragraph marks a transition in the paper from one section to another. Transition paragraph जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज़ ट्रांसफर से लिया गया है. तो transitional paragraph पॉइंट को, बात को, गुफ्तगू को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाता है. इट विल इंडिकेट टू द रीडर आइदर दैट देयर विल बी अ चेंज इन आइडिया और टॉपिक और दैट देयर विल बी अ मूवमेंट फ्रॉम अ ब्रॉड टॉपिक टू अ स्पेसिफिक वन. ये वही पहले वाली बात है कि ट्रांजिशनल पैराग्राफ राइटर को पढ़ने वाले को, रीडर को बताता है कि अब टॉपिक चेंज होने वाला है या फिर मोड चेंज होने वाला है. दीज टाइप्स ऑफ पैराग्राफ जस्ट लाइक the funnel between the upper and bottom portions of an are typically smaller than the introductory and concluding paragraphs. तो कहा गया कि ये paragraphs जरा छोटे होते हैं साइज में. however it is still important to sufficiently conclude the previous topic, discuss and introduce the topic that is to follow. लेकिन यह है कि ट्रांजिशनल पैराग्राफ में पिछले गुजर चुके पैराग्राफ को आप कंक्लूड करेंगे, आगे आने वाले पैराग्राफ के एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आगे चलेंगे. ट्रांजिशनल पैराग्राफ को इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि बात अधूरी रह जाए. हियर आर टू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट द फर्स्ट सेंटेंसेस अ ट्रांजिशनल पैराग्राफ माइट लुक लाइक. तो एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ का पहला फिक्रा किस तरह का होना चाहिए, उसकी एक एग्जांपल है. लिखा गया कि नाउ दैट वी हैव टेकन अ लुक एट कार्स इन जनरल, लेट अस मूव ऑन टू डिस्कस द engines that make them move. ओके, ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है ट्रांजिशनल पैराग्राफ की. नाउ दैट वी हैव टेकन अ लुक एट कार्स इन जनरल, जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं तो हमने गुजर चुके पैराग्राफ या गुजर चुकी तहरीर का खुलासा कर दिया जो कि कार्स से मुतल्लिक थी. लेट अस मूव ऑन टू डिस्कस द इंजन्स, जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अब हम अगले पैराग्राफ में गाड़ियों के इंजन से मुतल्लिक कुछ पढ़ने जा रहे हैं. Here are some ways that a car owner can do his or her own auto checkup. या फिर ये कि अब हम बताते हैं कि एक कार का मालिक अपनी गाड़ी का चेकअप खुद से कैसे कर सकता है. इसके बाद आ जाता है जनाब कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसपे आपकी तहरीर का अंजाम होता है. द कंक्लूडिंग पैराग्राफ brings the paper to a proper close, यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपके पेपर को क्लोज कर देता है without merely restraining what has already been explained thoroughly in the essay. If the writer has
sufficiently explained his or her thesis in the paper, then nothing more is needed. कहा गया कि अगर आपने अपने मजमून में, अपनी राइटिंग में, अपने पेपर में अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है तो अब इसके बाद मजीद कुछ नहीं रह जाता। एंडिंग वाले पैराग्राफ में, क्लोजिंग पैराग्राफ में खुलासा शामिल करें और पैराग्राफ और तहरीर ख़त्म करें। इफ हाउएवर द राइटर cannot fit his or her concluding remarks about the topic in a final paragraph, then a conclusion is recommended. Okay. अगर आप की कोई बात रह गई है, तिश्नगी रह गई है, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करें और इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में उस आखिरी आइडिया को बयान कर दें जो कि ऊपर बॉडी ऑफ पैराग्राफ में आप जिक्र नहीं कर सके। द कंक्लूजन विल नॉट रिपीट आइडियाज नॉर विल इट ब्रिंग अप अ न्यू टॉपिक। हाँ, ये बहुत अहम बात है, टेक्निकल पॉइंट है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप अपने पिछले वाले आइडियाज को रिपीट नहीं करेंगे और कोई नया आइडिया तो हरगिज शामिल नहीं करना। रादर इट विल गिव एन implicit summary of the paper and then give a unique representative on the material discussed, re-emphasizing the thesis for the reader often in the first sentence. कहा गया कि जो कुछ आपने ऊपर पढ़ा है, सारे पैराग्राफ सारी तहरीर में पढ़ा है, उसकी एक समरी इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होती है। There are four main tactics that the writer can employ in writing the concluding paragraph. तो चार मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, अंदाज हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। पहला तरीका है जी रिस्ट्रेनमेंट एंड रिकमेंडेशन। Here the major points of the paper are given in a summary form and suggestion is made to the reader about the subject. Take good care of your car. Okay. इसमें suggestion आ गई। दूसरा जी prediction. The writer of a paper may want to predict what will happen with his or her topic in the future. The electric car will take over the industry. Okay. आप अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में एक प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं, गाड़ियों से मुतालिक बात करते हुए ये भी कह सकते हैं आखिर में कि अब नया ज़माना इलेक्ट्रिक कार्स का होगा। allusion. The writer may choose to write an appropriate story to get his point across to the reader. This will allow the reader to relate better to the subject. I know a good friend who has a 57 Chevrolet. ये गाड़ी का नाम है। Last quotation है जी, this can give some more validity to your argument if it is a quotation from an expert in the subject. और अगर आप अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कोई कोटेशन शामिल कर देते हैं, कोट शामिल कर देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी एंडिंग का एक अंदाज होता है। Here is an example of a concluding paragraph with a restatement and a recommendation. Okay, इसकी एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ेंगे। दो एग्जाम्पल्स हैं जी। पहले एग्जाम्पल में लिखा गया रिस्टेटमेंट एंड रिकमेंडेशन, दूसरे में है इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ विद अ प्रिडिक्शन। तो इन एग्जाम्पल्स को आप खुद पढ़ेंगे, ये आपका काम है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ क्लोज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर था। मैंने कोशिश की कि आपके लिए बहुत आसानी रहे। पहले हमने इस टॉपिक को डिफाइन किया, यानी पैराग्राफ की डेफिनेशंस पेश की, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को बयान किया, इसके पार्ट्स का जिक्र किया और फिर टाइप्स का जिक्र किया विद एग्जाम्पल्स आपको पढ़ पढ़ कर सुनाई और कोशिश की कि बड़ी सादा आसान उर्दू इस्तेमाल करूं, बड़े बड़े इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल ना करूं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।